गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर मेडिसिन थेरानोस्टिक के बारे में। और मेरा प्लान है कि हम लोग न्यूक्लियर मेडिसिन थेरानोस्टिक को डिटेल में डिस्कस करें। और जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है इससे रिलेटेड वो जो है इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैजिक बुलेट, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ मैजिक बुलेट जो है वो इसका थेरानोस्टिक से रिलेशनशिप है। और आप जब भी थेरानोस्टिक के बारे में आप पढ़ेंगे वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मैजिक बुलेट की बात आएगी, एक कॉन्सेप्ट की बात आएगी। इवन न्यूक्लियर मेडिसिन में मैजिक बुलेट के कॉन्सेप्ट की बात आएगी कई जगह पे, राइट। तो उस समय पे ये कॉन्सेप्ट क्या है, किसने ये कॉन्सेप्ट दिया, राइट, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैजिक बुलेट का कॉन्सेप्ट जो था वो 1900 में जर्मन रिसर्चर जो थे, राइट, पॉल इरलिक, he proposed the concept of magic bullet, right, and he was a Nobel Prize winner also, okay. in essence यदि आप देखोगे तो मैजिक बुलेट जो है were idealized as a special drug, as special drugs with chemical and biological properties that would enable the agents to precisely find and kill the disease foci with no damage to healthy tissue। मतलब बेसिकली ये मैजिक बुलेट जो है वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट आप मान सकते हो, या इसको आइडियल कॉन्सेप्ट मान सकते हो। कि आइडियली ऐसा है कि ये एक ऐसा केमिकल और एक ड्रग है बेसिकली जिसका केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऐसा है जो सिर्फ जिस डिजीज को हम किल करना चाहते हैं, राइट, वो उसी को जाकर के किल करेगा, बाकी किसी भी नॉर्मल और हेल्दी टिश्यू जो है उसको इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब विदाउट डैमेजिंग द नॉर्मल टिश्यू इट विल किल द डिजीज ओनली। मतलब ऐसा केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी उस ड्रग की होनी चाहिए, राइट, जो सिर्फ डिजीज को ही किल करे, वो नॉर्मल टिश्यू उसके आसपास है भी तभी भी उसको डिस्टर्ब ना करे विदाउट डैमेजिंग दैट। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद द मैजिक बुलेट। यदि एसेंस की बात करोगे तो यही है बेसिकली, राइट। अब ये जो फोटोग्राफ देख रहे हो पॉल इरलिक का फोटोग्राफ है, जिन्होंने मैजिक बुलेट का कॉन्सेप्ट दिया। और ही वॉज ए जर्मन रिसर्चर, हिज ओरिजिन वॉज फ्रॉम जर्मनी। जो ये इमेज जो लिया मैंने वो इस पर्टिकुलर आर्टिकल से उठाया है, ओके, एंड इट इज जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस। दूसरा, ये लाइन जो देख रहे हो कि इन 1900 जर्मन रिसर्चर्स एंड नोबेल प्राइज विनर, नोबेल प्राइज laureate पॉल इनरिच प्रपोज द मैजिक बुलेट कॉन्सेप्ट। और ये लाइन जो देख रहे हो एग्जैक्टली ये लाइन जो है इस आर्टिकल से लिया है हमने, थेरानोस्टिक इन न्यूक्लियर मेडिसिन, इमर्जिंग एंड री इमर्जिंग इंटीग्रेटेड इमेजिंग एंड थेरेपीज इन द एरा ऑफ प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी। ये रेडियोग्राफिक्स जर्नल में छपा हुआ है ये आर्टिकल है ना। ये आर्टिकल जो है 2020 का है, राइट। आप लोग डिटेल में यदि थेरानोस्टिक के बारे में पढ़ना चाहते हो तो देयर आर मेनी आर्टिकल विच इज पब्लिश्ड ऑन थेरानोस्टिक,
आप कोई भी अपना आर्टिकल पढ़ो, वो आपका विषय है, बट ये इंफॉर्मेशन, इस पेज का जो इंफॉर्मेशन जो मैंने लिया है वो इसी आर्टिकल से लिया है. ओके, दिस आर्टिकल वी हैव टेकन फ्रॉम दिस आर्टिकल. ओके, नाउ move. So Ehrlich postulated the existence of a specific receptor which may be regarded as a side chains that bind antigens. For example, hepto4 of a toxic molecule that binds antigens, and hypothesized that these receptors are either associated with cells or distributed more abundantly in the blood stream in response to antigen interactions. ठीक है, देखो बॉडी में कोई भी यदि फॉरेन पार्टिकल इंटर करता है तो एंटीबॉडी, उसको जो फॉरेन पार्टिकल आ रहा है वो एंटीजन है और एंटीबॉडी उसके रेस्पेक्ट में बनती है, राइट, और उनके बीच का फाइट होता है, करेक्ट, राइट. तो ये कॉमन इम्यूनोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है. अब इसमें इन्होंने क्या पोस्टुलेट क्या किया, इरलिक ने बोला कि देयर इज ए एग्जिस्टेंस ऑफ ए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स है, राइट. कहां पे? जो ब्लड में घूमते रहते हैं सेल्स जो हैं, उनके ऊपर एक रिसेप्टर्स हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं जो कहां पे होते हैं. दिस रिसेप्टर्स आर एसोसिएटेड विथ सेल्स के साथ एसोसिएटेड होंगे, या इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड मोर एबंडेंटली इन द ब्लड स्ट्रीम. अदरवाइज वो ब्लड स्ट्रीम में ये लोग ये रिसेप्टर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, और वो रिसेप्टर्स स्पेसिफिकली जाकर के किससे बाइंड करते हैं? एंटीजन से बाइंड करते हैं. उन्होंने सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया कि एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स को बोला विच मे बी रिगार्डेड एज ए साइड चेन्स, राइट. उसका साइड चेन है जो जाकर के एंटीजन को बाइंड करता है, राइट. दूसरा, अकॉर्डिंग टू इरलिक receptors theory, various types of receptors with different structures and binding groups exist. मतलब इनकी थ्योरी के हिसाब से various types of receptors हैं जिनके स्ट्रक्चर विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ साथ various types of receptors हैं एंड बाइंडिंग ग्रुप्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम्स में या सेल्स के साथ. ओके, His landmark immunological insight, ये जो इनका इंसाइट जो था कि वेरियस टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हैं जो एंटीजेंस के साथ जाकर के बाइंड करते हैं, ये इंसाइट, दिस इंसाइट वाज वेयर रिवॉर्डेड इन 1908 विथ नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन में. इनको फिजियोलॉजी और मेडिसिन में इनको नोबेल प्राइज मिला था. कितना? 1908 में. एंड ये जो फोटोग्राफ जो देख रहे हो, दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ पॉल इरलिक इन हिज ऑफिस, एंड इट हैज बीन रिप्रोड्यूस्ड विद द परमिशन फ्रॉम द इरलिक इंस्टीट्यूट लेंजेन, जर्मनी. तो बेसिकली he is working in his office. ठीक है, और ये फोटोग्राफ जो मैंने लिया है, ये फोटोग्राफ इस आर्टिकल से लिया है, राइट. ये आर्टिकल जो है पॉल इरलिक मैजिक बुलेट कॉन्सेप्ट 100 years of progress, ठीक है. इट हैज बीन पब्लिश्ड इन नेचुरल रिविजन कैंसर. मतलब यहाँ इस पर्टिकुलर जर्नल में ये यहाँ पे छपा हुआ है. 2008 का ये आर्टिकल है. ये वहां से हमने ये पर्टिकुलर फोटोग्राफ लिया. These immunological achievements जो है evolved into what became Ehrlich magic bullet concept.
मतलब यही जो कॉन्सेप्ट जो था कि एज ए साइड चेन की तरह जो है, जो रिसेप्टर्स होते हैं, सेल्स पे रिसेप्टर्स होते हैं या ये ब्लड स्ट्रीम में घूमते रहते हैं जो एंटीजन्स के साथ बाइंड करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को दिस इम्यूनोलॉजिकल अचीवमेंट, ये पर्टिकुलर जो इनका इंसाइट जो था, दैट हैज कम इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैजिक बुलेट। मैजिक बुलेट कॉन्सेप्ट में जाकर के कन्वर्ट हुआ एंड व्हाट इट सेज, ड्रग्स दैट गो स्ट्रेट टू देयर इंटेंडेड सेल स्ट्रक्चरल टारगेट्स। मतलब वो ड्रग जो है वो सिर्फ कहां जा रहा है, द ड्रग्स दैट गो स्ट्रेट टू देयर इंटेंडेड सेल स्ट्रक्चरल टारगेट्स। मतलब जिस सेल को टारगेट किया है उसी पे जाकर के स्ट्रेट हिट करता है। ओके, टारगेटेड मेडिसिन should in theory efficaciously attack pathogens, it remains harmless in healthy tissue। लेकिन वो हेल्दी टिश्यू को डैमेज नहीं करता। इट इज व्हाट इज डूइंग टारगेटेड मेडिसिन। जो भी आपने टारगेट किया उस मेडिसिन को, तो मतलब इसके साथ आपने अटैच कर दिया, और वो जो ड्रग आप जो भेज रहे हो वो सिर्फ क्या करता है, इट अटैक्स पैथोजेंस, सिर्फ पैथोजेंस को ही अटैक करता है एंड इट रिमेन हार्मलेस इन हेल्दी टिश्यूज। हेल्दी टिश्यू को कोई डैमेज नहीं करता, इट रिमेन्स हार्मलेस। Ehrlich based his receptor theory upon which experiences in the treatment of infectious disease with drugs derived from the German dye industry। ये थ्योरी जो थी उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बनाई थी। व्हेन ही वाज वर्किंग विथ ड्रग्स, राइट, किसमें, जर्मन डाई इंडस्ट्री में। ही वाज फर्स्ट वर्किंग इन जर्मन डाई इंडस्ट्री। वहां का जो एक्सपीरियंस जो गेन किया, उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये पर्टिकुलर थ्योरी इन्होंने ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट दिया था मैजिक बुलेट कॉन्सेप्ट का, और ये वहीं से वो इनसाइट डेवलप किया था। ओके, नाउ Ehrlich works and theories regarding new dyes, histological findings and immunology fields revolutionized the comprehension, discovery and design of drugs, serving as the basis of modern chemotherapy and targeted therapy in medicine। मतलब ये कॉन्सेप्ट जो था मैजिक बुलेट्स का कॉन्सेप्ट, रियली मेडिसिन को में एक रिवोल्यूशन लेकर के आया बेसिकली, राइट। और इसमें ज्यादातर जो है इसी के बेसिस पे कीमोथेरेपी ड्रग्स के डिजाइन हुए, और बहुत सारी थेरेपी जो आई इसी कॉन्सेप्ट पे आई कि सेल्स हैं, उस पे बाइंडिंग रिसेप्टर्स हैं जो एंटीजेंस के साथ जाकर के बाइंड करते हैं। तो इस टाइप का ड्रग बनाया जाए जो ड्रग स्ट्रेट वो डिजीज को जाए और जाकर के उसी को किल करे और बाकी नॉर्मल टिश्यू को डैमेज ना करे। बट आप याद रखिएगा कि वहां पर भी हमने शुरू के स्लाइड में भी बोला था ये बात कि ये एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेसाइज्ड कॉन्सेप्ट है। इन रियल प्रैक्टिस में एक्चुअली ऐसा नहीं होता। मतलब थोड़ा बहुत डैमेज तो होता ही होता है नॉर्मल टिश्यूज को। इवन इफ कोई भी आप कीमोथेरेपी ड्रग्स ले लो, तो वहां पर भी अभी भी अच्छे अच्छे ड्रग्स बने हैं जिनकी इफिकेसी बहुत अच्छी है, जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर थेरेपी में HER2 नेगेटिव पे बना वो चीजें, तो लेकिन फिर भी वहां पर भी नॉर्मल टिश्यू को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होता ही होता है। और सेम कॉन्सेप्ट न्यूक्लियर मेडिसिन में भी आया। ये हम लोगों ने भी उस टाइप के रिसर्च, जैसे मान लो PSMA थेरेपी आप करते हो, तो PSMA में भी वही सेल्स पे रिसेप्टर्स होते हैं जिसपे आप रेडियो एक्टिविटी से टैग कर दे रहे हो, एंड देन इट गोज टू ए पर्टिकुलर ट्यूमर सेल्स जो वहीं पे जाकर के बाइंड होना चाहिए, बाइंड होता है और वहां पे जाके ट्यूमर सेल को किल करता है। तो आइडिया यही था कि वहीं पे जाकर के काम करेगा, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में सिर्फ ऐसा नहीं होता। वो कुछ नॉर्मल टिश्यूज को भी, आसपास के टिश्यूज को भी डैमेज करता है। ये बात दिमाग में रखनी है। ये जो है आपके लिए
ये पूरा का पूरा जो है कैंसर थेरेपी में जो प्रोग्रेस हुआ आफ्टर इरलिख साइड चेन थ्योरी के बाद, ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट का एक सीक्वेंस दिया हुआ है यहाँ पे, राइट, कि कैसे कैसे स्टार्टिंग फ्रॉम द 1897 टू 2005 तक कैसे कैसे एक एक पर्टिकुलर ड्रग्स आए, क्या क्या चीजें हुई, जो सीरियल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो डेवलपमेंट हुआ थेरेपी में, उसके बारे में इस पर्टिकुलर स्लाइड पे दिया हुआ है। एज ए न्यूक्लियर मेडिसिन पर्सन, आप इसको डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप इस स्लाइड को पॉज करके आप एक एक चीजें पढ़ के समझ सकते हो, एक माइलस्टोन आपको मिल जाएगा, राइट। लेकिन हम अभी क्या करेंगे, हम इस स्लाइड को स्किप करेंगे और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, जो एक और दो एग्जांपल्स जो हैं मैजिक बुलेट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जो ज्यादा फेमस हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, राइट। और बाकी आप लोगों को देखना है तो ये लिखा हुआ है और वहां से आप उठा करके इसको ध्यान से आप जूम करके आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ये फिगर भी हमने अगेन दिस आर्टिकल से लिया है, राइट। और अगेन पर्पस जो है वो एजुकेशनल ही है कि आप इसको पढ़ो, आप ओरिजिनल आर्टिकल को रेफर करो, जाकर के और डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए, ठीक है। तो जो भी मैटर यहाँ पे जो भी लिया गया है उसके रेफरेंस के साथ दिया गया है चीजें, ताकि आप और डिटेल में स्टडी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ओके, सो एक जो थेरेपी जो थी टारगेटेड थेरेपी फॉर क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, इसके ट्रीटमेंट में एक फेमस जो ड्रग आया विच इज अगेन बेस्ड ऑन दिस इरलिख का जो थ्योरी जो था, मैजिक बुलेट कॉन्सेप्ट में कि सेल पे रिसेप्टर्स होते हैं जो एंटीजेंस के साथ जा करके बाइंड करते हैं, उसी बेसिस पे ये ड्रग आया यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, ऑल्दो हमें आपके लिए इतना भी इंपॉर्टेंट है बेसिक स्पेसिफिकली जब वाइवा वगैरह में जो जब क्वेश्चन पूछते हैं लोग मैजिक बुलेट का कॉन्सेप्ट, तो जो स्टोरी जो हमने नरेट करी अभी तक उसके एक आध दो एग्जांपल्स होना चाहिए कि लाइक इस पर्टिकुलर थेरेपी में वो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, लाइक दैट ऐसा। बट फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं। As one of the first highly selective protein kinase inhibitors developed, the success of imatinib, ये याद रखना है, imatinib in clinical trials for chronic myeloid leukemia was a milestone in the development of molecular targeted small molecules in oncology। हमारे लिए सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है और एटलीस्ट हमें ये ड्रग का नाम इमेटिनिब फॉर इन क्लिनिकल ट्रायल फॉर क्रोनिक मतलब मेलाइड leukemia CML was the milestone in the development of molecular targeted small cells in oncology। इसमें इनका क्या था, the principal target of imatinib is, इनका टारगेट imatinib का principal target क्या था, BCR-ABL, it is a fusion protein between parts of the breakpoint cluster region BCR protein and the tyrosine kinase ABL, ठीक है। तो यही चीजें हैं। इमेटिनिब का जो है वो प्रिंसिपल टारगेट कौन सा था, यदि और डिटेल में कोई चाहेगा तो स्पेशली एमडी स्टूडेंट्स वगैरह से ये लोग पूछ सकते हैं, वो उनके लिए ये ज्यादा यूजफुल होगा। The search for a specific BCR-ALB inhibitor began with the analysis of 2-phenylamminopyrimidine family
selective for tyrosine kinase ABL and platelet derived growth factor receptors PDGFRs. The initial lead compound discovered by testing large compound laboratories was relatively weak inhibitor of protein kinase C alpha and PDGFRs. The activity of the 2-phenylamminopyrimidine series was optimized for PDGFR inhibition by synthesizing a series of chemically related small molecules and analyzing the relationship between their structure and activity. The most potent molecules were dual inhibitors of the ABL and PDGFR kinase. Imatinib emerged as a lead compound for preclinical development, right? तो आपको आप बस ये 2 लाइन पे कंसंट्रेट करिए अपने काम के लिए, एक MSc स्टूडेंट्स के लिए. इमिटिनिब जो था, इट वाज यूज्ड फॉर द क्लिनिकल ट्रायल. किसके लिए? क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया CML के लिए, राइट? And it was the milestone in the development of molecular targeted small molecules in oncology. यहाँ से ये एक माइलस्टोन था, मतलब एक बिग अचीवमेंट था उनके लिए. इसके लिए उन्होंने, और इमिटिनिब का जो टारगेट जो है BCR-ABL प्रोटीन, ये प्रोटीन जो था बेसिकली, ठीक है. दूसरा जो माइलस्टोन जो था वो टारगेटेड थेरेपी फॉर ब्रेस्ट कैंसर के लिए, राइट? तो इसमें क्या है? द फर्स्ट थेरेपेटिक एंटीबॉडी क्या बना? ट्रस्टाजुमैब, राइट, एम्ड एट ERBB2 also known as HER2 on solid tumors was introduced as HER2 भी पढ़ लो इसको, या ERBB2 स्पेसिफिक ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. तो ये दूसरा जो था वो कॉन्सेप्ट जो है वो ये था, थेरेपेटिक एंटीबॉडी उन्होंने बनाया, ट्रस्टाजुमैब एम्ड एट HER2, राइट, ऑन सॉलिड ट्यूमर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड एज ए दिस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की तरफ, ठीक है. Investigation into HER2 was initiated by cloning and characterization of the primary structure of epidermal growth factor receptors. ERBB2 is overexpressed in 20 to 30% of the invasive breast cancer associated with reduced patient survival and time to relapse. ये कहां पे एक्सप्रेस होता है? HER2 जो है, it is over expressed in 20 to 30% of the invasive breast cancer associated with reduced patient survival and time to relapse. Right. Since its US Food and Drug Administration approval in 1998, trastuzumab has significantly influenced the treatment of HER2 positive breast cancer patients. ठीक है? Significantly treatment of this patient. Multiple randomized trials demonstrated the efficacy of this antibody in adjuvant and neoadjuvant clinical settings. The success associated with trastuzumab as an antibody-based magic bullet, right, highlights the importance of developing targets with functional significance for malignant phenotype and choosing patients whose neoplasias are driven by these targeted molecule aberrations. मतलब बेसिकली ये एक अगेन दूसरा जो माइलस्टोन जो था वो थेरेपी फॉर टारगेटेड थेरेपी फॉर ब्रेस्ट कैंसर के लिए था, और उनके लिए जिनमें HER2
पॉजिटिव केस आता है उनके लिए ये ट्रस्टजुमैब एक ड्रग जो बनाया, अगेन इट वाज बेस्ड ऑन द इरलिक कॉन्सेप्ट या मैजिक बुलेट कॉन्सेप्ट पे था, राइट। तो ये दूसरा 2 एग्जाम्पल हो गया, एक CML के लिए था इमिटिनिब और दूसरा ट्रस्टजुमैब जो है HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स या जिनके सर्वाइवल कम होते हैं, जिनमें रिलैप्सेस जल्दी हो जाता है, उनको रिड्यूस करने के लिए, उनको कंट्रोल करने, उनको उसके लिए ये यूज करा जाता है कि ताकि उनका पेशेंट सर्वाइवल, उनके ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली। ओके, सो 2 एग्जाम्पल दी गए। So more than 100 years after being proposed, the magic bullet concept remains current and influences the search and development of specific, effective and harmless molecule derived treatments for human disease, most notably cancer के लिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट जो मैजिक बुलेट का जो आया कॉन्सेप्ट, उसका सबसे ज्यादा यूज कैंसर के ड्रग डिस्कवरी के लिए, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। रिसेंटली द टर्म्स पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, टारगेटेड मेडिसिन एंड प्रिसीजन मेडिसिन हैव बीन यूज्ड टू रिप्रेजेंट दिस आइडिया। मतलब अब देखो, जहां जहां पे पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की बात आती है, टारगेटेड मेडिसिन की बात आती है और प्रिसीजन मेडिसिन की बात जब लोग करते हैं, बेसिकली व्हाट दे आर टॉकिंग, दे आर टॉकिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैजिक बुलेट। मैजिक बुलेट मीन्स कि इट विल, द ड्रग विल गो टू द टारगेटेड रिसेप्टर्स और डिजीज को ही जाकर के किल करेगा, और जो अदर सराउंडिंग टिश्यू, जो नॉर्मल टिश्यू जो हैं, उनको डैमेज नहीं करे। स्पेयरिंग दोज नॉर्मल टिश्यूज, इट विल जस्ट किल द डिजीज ओनली। उस केस में ये टर्म्स जो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, टारगेटेड मेडिसिन और प्रिसीजन मेडिसिन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या है, एक और चीज हम देखना चाह रहे हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन क्या है। देखो, जो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की बात आती है, और कहीं भी आपको जब थेरानोस्टिक की बात करोगे तो एक जगह उसका भी रोल आता है कि थेरानोस्टिक का फायदा क्या है कि वो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की तरह काम करता है। तो सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है कि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, राइट। So we just try to understand the importance of personalized medicine in the following slides. Okay. So definition क्या है personalized medicine का? So personalized medicine tailors medical treatment to the individual characteristics of each patient. मतलब हर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक जो पेशेंट का जो है उसके हिसाब से टेलर होता है मेडिकल ट्रीटमेंट। मतलब एक ही ट्रीटमेंट हर पेशेंट्स को नहीं दिया जाता, एक स्पेसिफिक पेशेंट को एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देना है। नेक्स्ट पेशेंट आएगा तो उस पेशेंट को के लिए हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट मॉडिफाइड हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन हिज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेशेंट, राइट। ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का definition है in a nutshell. Personalized medicine tailors medical treatment to the individual characteristics of each patient, right? इसके की कंपोनेंट्स क्या हैं? की कंपोनेंट्स है कि जेनेटिक फैक्टर। तो हम क्या क्या चीजें कंसीडर करते हैं जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में? हम इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में कंसीडर करते हैं, वी आर कंसीडरिंग द जेनेटिक वेरिएशंस इन्फ्लुएंसिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड डिजीज ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। जेनेटिक फैक्टर देखते हैं कि भाई उसका जो भी पेशेंट जो है उसका जेनेटिक स्टडी करके देखते हैं कि हाउ इट इज, वो जेनेटिक वेरिएशंस जो है वो कैसे ड्रग के मेटाबॉलिज्म और डिजीज के ससेप्टिबिलिटी जो है उसको कैसे इफेक्ट करता है। ओके, मतलब जेनेटिक स्टडी करते हैं वहां पे, वो जेनेटिक्स जीन से पता चल जाता है कि जो भी हम ड्रग देंगे उसका मेटाबॉलिज्म कैसा होएगा। उस पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन से बताएगा कि वो पर्सन इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए कितना ससेप्टिबल है, मतलब कितना उसके साथ एग्रेसिव होगा या कम इफेक्ट होगा या किस टाइप का बिहेवियर होगा, तो जेनेटिक चीज बताएगा। तो वी आर कंसिडरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। वी आर अगेन कंसिडरिंग द इन्वायरमेंटल फैक्टर।
इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या इनकॉर्पोरेट करते हैं? इनकॉर्पोरेटिंग लाइफ स्टाइल, उसका लाइफ स्टाइल कैसा है पेशेंट का, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कैसा है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स इनटू द ट्रीटमेंट डिसीजंस, राइट। उसका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसा है वो भी चीज कंसीडर करते हैं एट द टाइम ऑफ इन्वायरमेंटल एक्सपोजर, मतलब बाहर से वो कैसे कैसे लोगों से एक्सपोज होता है, किस तरह की बातें सुनता है, लाइफ स्टाइल है क्या है, वो सारी चीजें कंसीडर करते हैं। सो इट कम्स अंडर द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। क्लिनिकल डेटा कंसीडर करते हैं। सो क्लिनिकल डेटा में क्या करते हैं? वी आर डूइंग इंटीग्रेशन ऑफ पेशेंट स्पेसिफिक क्लिनिकल डेटा इंक्लूडिंग मेडिकल हिस्ट्री, डायग्नोस्टिक टेस्ट रिजल्ट्स एंड ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो यहां पे क्या करते हैं, जब क्लिनिकल डेटा कहां से लेते हैं, उस समय पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो कि उसकी मेडिकल हिस्ट्री कैसी है। मेडिकल हिस्ट्री मतलब कब से उसको बीमारी है, वो पीछे जनरेशन से आ रहा है नहीं आ रहा है, जो जेनेटिक में आ गया, राइट, हेरिडिटरी है नहीं है। दूसरा चीज डायग्नोस्टिक टेस्ट रिजल्ट, जैसे मान लो कि आपका पेट सीटी का स्कैन हुआ, लैब रिपोर्ट्स आए। फिर ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स को भी इवेलुएट करते हैं एंड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स हम कोर्स ऑफ एक्शंस चेंज कर सकते हैं। ओके, सो वी लुक दीज key components while deciding personalized medicine or tailoring medical treatment to a particular patient. इसका बेनिफिट क्या है पर्सनलाइज मेडिसिन का? यदि हम इतने सारे फैक्टर्स डिसाइड करके कंसीडर करके जब पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वी गेट इंप्रूव्ड ट्रीटमेंट इफिकेसी। टारगेटेड थेरेपीज designed to match individual patient characteristics often result in better treatment outcomes. अब क्या है कि आपने सारी चीज कंसीडर कर ली, उसका सारा इन्वायरमेंटल, जेनेटिक मेकअप, मेडिकल क्लिनिकल डेटा, और तब आप एक मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हो और उसी के हिसाब से दे रहे हो, तो उस केस में जो आउटकम, ट्रीटमेंट आउटकम जो होता है वो बेहतर होता है। बेहतर आउटकम होने को उसका लाइफ स्टाइल इंप्रूव करता है, उसका डिजीज कंडीशंस जो है वो क्या करता है, मतलब ही बिकम्स बेटर, मतलब उसका डिजीज ठीक हो, बीमारी से वो ठीक हो रहा है, उसका लाइफ स्टाइल इंप्रूव होएगा, राइट। सो इंप्रूव्ड ट्रीटमेंट, इसका पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का बेनिफिट है इंप्रूव्ड ट्रीटमेंट इफिकेसी। दूसरा, रिड्यूस्ड एडवर्स रिएक्शंस, मिनिमाइजेशन ऑफ एडवर्स reaction by avoiding medication ineffective or harmful to a specific patient। अब देखो पर्सनलाइज्ड आप कर रहे हो, उसके हिसाब से सारी उसकी ससेप्टिबिलिटी देख रहे हो, ड्रग का मेटाबॉलिज्म देख रहे हो कि ड्रग जो होगा उसके साथ कैसे बिहेव करेगा, कितना ससेप्टेबल है, तो उस केस में आप ये अवॉइड कर देते हो वो ड्रग जो इनइफेक्टिव होगा या वो हार्मफुल होगा। जैसे मान लो कि आपके पास जब ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स इवैल्यूएशन के लिए पेशेंट आता है और डिजीज प्रोग्रेस होते जा रहा है, तो देन वी गिव फीडबैक टू द क्लिनिशियन, रेफरिंग क्लिनिशियंस, कि भाई डिजीज प्रोग्रेस हो रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, दूसरा कीमोथेरेपी ड्रग्स लेकर के आएगा। तो अगेन दूसरा कीमोथेरेपी ड्रग, तो पहला वाला इनइफेक्टिव था इसलिए तो वो चेंज कर रहा है, समझ गए? तो वो चेंज कर देना, तो उससे क्या होगा कि ये एडवर्स रिएक्शन जो है उसको कम किया जा सकता है by using the personalized medicine। थर्ड बेनिफिट क्या मिलने वाला है हमें? ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशंस, मोर इफिशिएंट यूज ऑफ हेल्थ केयर रिसोर्सेज बाय फोकसिंग इंटरवेंशंस ऑन पेशेंट्स मोस्ट लाइकली टू बेनिफिट। अब देखो हमारे पास रिसोर्स जो है, हेल्थ केयर रिसोर्सेज, वो भी तो एक लिमिटेड है, मतलब ऐसा मान के चल रहे हैं जो भी है हमारे पास, जो भी हेल्थ केयर रिसोर्सेज का मतलब क्या है, मान लो कि आपके पास ड्रग्स तो एक अमाउंट में बन रहा है, जो जिसको जरूरी है उसी को ड्रग्स मिले, अननेसेसरली जिसको जरूरत नहीं है उसको क्यों मिले? तो इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स एलोकेशंस, उसको ऑप्टिमाइज कर देना, जिसको जरूरत है उसको मिले, करेक्ट। हाँ, तो वहीं बाय फोकसिंग ऑन इंटरवेंशन ऑन पेशेंट मोस्ट लाइकली टू बेनिफिट, जो मोस्ट लाइकली बेनिफिट होने वाले पेशेंट जो हैं उनको ही हम रिसोर्स देते हैं, वो इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। सो दिस आर द एडवांटेज ऑफ गोइंग थ्रू पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन देने का ये बेनिफिट है।
इस पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का एप्लीकेशंस कहाँ पे है? तो इट्स एप्लीकेशन इज इन ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में हम क्या करते हैं? टेलरिंग कैंसर ट्रीटमेंट्स बेस्ड ऑन ट्यूमर जेनेटिक्स एंड पेशेंट स्पेसिफिक फैक्टर्स। तो ऑन्कोलॉजी में पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का एप्लीकेशन है कि जहां पे हम क्या करते हैं, ट्यूमर के जेनेटिक्स को देख करके और पेशेंट का जो स्पेसिफिक फैक्टर है उन दोनों के बेसिस पे जाकर के हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि इसको कौन सा ट्रीटमेंट देना है। फार्माकोजिनोमिक्स में इसका एप्लीकेशन है। तो उसमें क्या करते हैं, फार्माकोजिनोमिक्स में वी आर एडजस्टिंग द ड्रग डोजेज एंड सिलेक्शन, जो है कौन सा ड्रग देना है, उसका डोज क्या देना है, इट इज बेस्ड ऑन द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म। वो ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए हम लोग फिर उसका जो कैसे, हाँ मतलब बेसिकली एडजस्ट क्या कर रहे हैं हम, ड्रग और ड्रग का डोज किस चीज पे बेस करके कि जेनेटिक उसका ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म जो है उसका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस कैसा है उसको देख करके करते हैं। थर्ड एडवांटेज एप्लीकेशन कहाँ है इसका, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का, इन केस ऑफ क्रोनिक डिजीज में। तो उसमें क्या करते हैं, मैनेजिंग क्रोनिक कंडीशंस सच एज डायबिटीज एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज विद पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान। जो क्रोनिक डिजीज में भी हम लोग इसका पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का एप्लीकेशन है। जैसे एग्जांपल जो बताया डायबिटीज, अब हर लोगों का डायबिटीज के लिए अलग ट्रीटमेंट हो सकता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज है तो सबको एक ही ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। बाय लुकिंग एट ऑल द कंसिडरेशन, जेनेटिक मेकअप, जितने जो हम लोगों ने बाकी ऑल पीछे वाले स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट आर द थिंग्स वी कंसीडर, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स आर देयर फॉर द पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। सो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वी कैन चेंज द ट्रीटमेंट फॉर फ्रॉम वन डायबिटिक पेशेंट टू द अनदर, वन कार्डियोवास्कुलर पेशेंट, पेशेंट हैविंग द कार्डियोवास्कुलर डिजीज टू अनदर पेशेंट, वैसे करके चेंज करा जा सकता है। चैलेंजेस क्या क्या हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के? पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के ये चैलेंजेस हैं। और पता क्या, हम क्यों ये सारी चीजें इतने डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का, ये आगे जाकर के थेरानोस्टिक में क्लियर होएगा। जब हमारा क्लास बढ़ेगा, जब आगे के डिस्कशन बनेंगे, देन यू विल रिलेट मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट व्हाट वी आर डिस्कसिंग इट हियर। ओके, सो व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन? चैलेंजेस जो है, एक जो है वो डेटा इंटीग्रेशन का चैलेंज है। कंबाइनिंग डाइवर्स सोर्सेज ऑफ पेशेंट डेटा इंक्लूडिंग जेनेटिक्स, क्लिनिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इनटू एक्शनेबल इंसाइट, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। इसका मतलब क्या है कि देखो बहुत सारे हमारे पास इंफॉर्मेशन तो आ गए पेशेंट से रिलेटेड, पेशेंट डेटा मिल गया, मान लो उसका जेनेटिक रिपोर्ट मिल गया, उसका क्लिनिकल सिम्टम मिल गया, इन्वायरमेंटल फैक्टर मिल गया, लैब रिपोर्ट आ गई, सारी चीज को एक साथ इंटीग्रेट करके एक एक्शन निकालना, वो इंटीग्रेशन मुश्किल है। ये एक ह्यूमन माइंड के लिए वो चैलेंजिंग टास्क है। यहां पे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल आएगा। इसलिए मैं यहां पे ये पूरा पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को डिस्कस कर रहा हूं कि वेयर इट इज गोइंग टू प्ले ए रोल। ओके, सो विल डिस्कस इट देयर। कि जो एक ह्यूमन को जो डिफिकल्टी होती है वहां पे कंप्यूटर कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है इन ए मच बेटर वे। सो इंटीग्रेशन, डाटा इंटीग्रेशन इज ए चैलेंजिंग टास्क रिलेटेड विद द पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, राइट। दूसरा जो है रेगुलेटरी हर्डल्स हैं। रेगुलेटरी हर्डल्स में क्या क्या चीजें आ रही हैं? रेगुलेटरी हर्डल्स में आती है एड्रेसिंग रेगुलेटरी challenges related to personalized medicine including approval processes and data privacy concern। अब क्या है यहां पे रेगुलेटरी हर्डल क्या है कि भाई आप मान लो कि डायबिटीज के पेशेंट्स की बात ले लो, 10 पेशेंट है, इसके लिए तो आपने एक दे दिया ट्रीटमेंट, दूसरे के लिए दूसरा दे दिया, तीसरे के लिए आप तीसरा दे दे। और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के बेसिस पे मान लो कि आपने ये डिसाइड किया कि ये ड्रग इसके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल हो सकता है, उसके लिए अप्रूवल है क्या?
आप समझ गए, ड्रग के लिए अप्रूवल भी तो चाहिए कि वेदर यू आर ऑथराइज्ड टू गिव, यू गॉट इट। क्यों आप इसमें से मतलब वो भी चीज एक दूसरे को डिफरेंस क्यों कर रहे हो, किसके बेसिस पे कर रहे हो, देयर मे बी सम टाइप ऑफ वही रेगुलेटरी हर्डल कि मतलब दूसरा आदमी कंप्लेंट डाला वो रेगुलेशंस में आ गया, समझ गए। तो ये रेगुलेटरी हर्डल्स हैं, रेगुलेट, हाँ करेक्ट, समथिंग लाइक दिस। पर्सनलाइज मेडिसिन का ये हर्डल चैलेंज आ गया ना बेसिकली, एड्रेसिंग रेगुलेटरी चैलेंजेस रिलेटेड विद द पर्सनलाइज मेडिसिन इंक्लूडिंग अप्रूवल प्रोसेसेस, बिना अप्रूवल के आप नहीं दे सकते, एंड डेटा प्राइवेसी कंसर्न, मतलब डेटा भी जो है पर्सनलाइज मेडिसिन के लिए डेटा को आपको रिवील नहीं कर सकते बहुत जगह पे, दूसरा आदमी हो सकता है कि वो डेटा प्रोवाइड ही ना करे वो प्राइवेसी रीजन के चलते। तो जब आपको हो सकता है कि आपको डेटा जब नहीं मिलेगा तो आप कैसे कंबाइन करोगे, एंड हाउ यू आर गोइंग टू डू द डेटा इंटीग्रेशन, तो एक चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन उसके लिए वो इंफॉर्मेशन तो चाहिए ना, बिना उसके तो हो नहीं सकता। सो थर्ड चैलेंज जो है वो है हेल्थ केयर एक्सेस, इंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस टू पर्सनलाइज मेडिसिन फॉर ऑल पेशेंट्स, मतलब सबको मिले, ये एक चैलेंज है रिगार्डलेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और जियोग्राफिकल लोकेशंस। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जियोग्राफिकल मतलब भाई मान लो कि जो एम्स के आसपास में है उसको तो ट्रीटमेंट मिल जा रहा है, नहीं वो कहीं भी दूर पे भी बैठा हो उसको भी पर्सनलाइज मेडिसिन मिलना चाहिए, ये एक चैलेंज है पर्सनलाइज मेडिसिन का, कि वो नहीं पॉसिबल हो पाता है, सबको मिलना चाहिए। वही बोल रहा है कि इंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस टू पर्सनलाइज मेडिसिन फॉर ऑल पेशेंट्स रिगार्डलेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, वो गरीब है कि अमीर है इसके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। और जियोग्राफिकल लोकेशंस पे भी नहीं होना चाहिए कि वो दिल्ली में रहता है कि इटावा में रहता है, या वो नॉर्थ ईस्ट में रहता है या बॉम्बे में रहता है या किसी बॉम्बे के एक विलेज एरिया में रहता है, इट शुड नॉट मैटर। तो सबको इक्वली कैसे मिले, दैट इज ऑल्सो ए चैलेंज रिलेटेड विद द पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। फ्यूचर डायरेक्शंस क्या है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में? सो फ्यूचर डायरेक्शंस is the advancement in personalized medicine, continued innovations in genomic technology चल रही है, and biomarkers discovery to further personalized treatment approaches, ये चल रहा है, एडवांसमेंट चल रहा है जीनोमिक टेक्नोलॉजी में, बायोमार्कर की डिस्कवरीज हो रही है जो फर्दर पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट अप्रोच को इंप्रूव करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एआई एंड बिग डेटा एनालिसिस, ये भी एक फ्यूचर में चल रहा है, क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे हैं, बिग डेटा एनालिटिक्स, लेवरेजिंग एआई एंड बिग डेटा एनालिटिक्स टू एनालाइज द वास्ट अमाउंट ऑफ पेशेंट डेटा एंड आइडेंटिफाई पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज, ये काम चल रहा है, फ्यूचर डायरेक्शंस में होएगा, चल भी रहा है और इट इज गोइंग टू कम। AI is going to play a big role in personalized medicine, जो डेटा इंटीग्रेशन जो नहीं हो पा रहा था वहां के जो चैलेंजेस जो है, दैट चैलेंजेस इट इज गोइंग टू सॉर्ट आउट, एंड वहां पे वो गाइड कर सकता है कि भाई 10 ट्रीटमेंट है तो कौन सा ट्रीटमेंट किस पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। दूसरा पेशेंट स्ट्रेटिफिकेशंस भी कर सकता है, किस पेशेंट को प्रायोरिटी देनी है, AI यहां पर भी रोल प्ले कर सकता है। तो AI जो बिग डेटा एनालिटिक्स का मतलब है कि देखो AI के आने से डेटा तो बहुत ज्यादा अवेलेबल है, लेकिन उसको इंटीग्रेट करना, उसको प्रोसेस करना, उससे इंफॉर्मेशंस निकालना, वो AI और बिग डेटा एनालिटिक मिलकर के काम कर सकते हैं। दे कैन इंप्रूव द और दे कैन आई कैन से दे कैन एडवांस द पर्सनलाइज्ड मेडिसिन अप्रोच जो है, जो ट्रीटमेंट जो है वो फ्यूचर में ये होने वाला है by integration of AI and big data analysis. Future directions will lead to patient empowerment. इस समय पे empowering patients to actively participate in treatment decisions through education and access to personalized healthcare information. Future directions में ये भी होने वाला है, it is going to take personalized medicine का future directions ये भी है कि patient empowered feel करेगा। अभी क्या है, अभी बहुत जगह पे ऐसा है कि पेशेंट आता है क्लिनिक में, डॉक्टर जो है वो डिसाइड करता है कि उसको ये ट्रीटमेंट देना है,
पेशेंट की राय नहीं पूछी जाती है। यहाँ पे पेशेंट एजुकेशन जो होगा, यहाँ पे जो एक्टिवली दे विल पार्टिसिपेट इन द ट्रीटमेंट डिसीजंस, मुझे कौन सा लेना है, थ्रू एजुकेशन एंड एक्सेस ऑफ पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन। जब हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन, पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जब नेट पे हर जगह पे चीजें अवेलेबल होगी, पेशेंट को भी समझ होगी, तो वो इक्वली पार्टिसिपेट करेगा एंड दे विल फील empowered, right? So this will be in that way. Now we have seen the importance of personalized medicine क्या है, क्यों जरूरी है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, उसके की कंपोनेंट्स क्या हैं, उसका चैलेंजेस क्या हैं, उसके फ्यूचर डायरेक्शंस क्या हैं, राइट? सो विल थैंक यू हियर, राइट? सो वी इन दिस लेक्चर हमने क्या डिस्कस किया, न्यूक्लियर मेडिसिन थेरानोस्टिक के बारे में और मैजिक बुलेट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया। मैजिक बुलेट कॉन्सेप्ट पॉल इरलिक ने दिया, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, राइट, इन 1908 में। मैजिक बुलेट कॉन्सेप्ट जो था उसके बेसिस पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जो हुआ वो कैंसर थेरेपी में हुआ, राइट? मैजिक बुलेट कॉन्सेप्ट क्या था, साइड चेन थियरी थी उसमें, कि मतलब सेल्स बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में या स्पेसिफिक सेल्स हैं जिनके ऊपर रिसेप्टर्स है, बाइंडिंग रिसेप्टर्स हैं, राइट? एंड जो एंटीजेंस के साथ जाकर के रिएक्ट करते हैं और वो जाकर के सिर्फ टारगेटेड टिश्यू को किल कर सकते हैं और नॉर्मल ह्यूमन सेल्स को स्पेयर कर देते हैं, मतलब उनको डैमेज नहीं पहुंचाते। इसके बेसिस से माइलस्टोन डेवलपमेंट हुआ CML में एक, दूसरा जो था ब्रेस्ट कैंसर थेरेपी में HER2 पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए, ये उसका माइलस्टोन था। एंड देन वी सॉ कि मैजिक बुलेट का कॉन्सेप्ट जो है, यही आइडिया को लोग जो है पर्सनलाइज मेडिसिन, टारगेटेड मेडिसिन के टर्म में एक्सप्लेन करते हैं, या पर्सनलाइज मेडिसिन की जहां पर भी बात होती है वो वहां पे मैजिक बुलेट कॉन्सेप्ट का ही आइडिया की बात होती है। देन वी सॉ द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, उसमें हमने डिफाइन किया कि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन क्या है, उसके की कंपोनेंट्स क्या है, कि क्या क्या चीजें हम कंसीडर करते हैं, फिर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के चैलेंजेस क्या हैं और उसके फ्यूचर डायरेक्शंस क्या क्या आने वाले हैं, जहां पे हमने देखा कि AI और बिग डेटा एनालिसिस जो है, इट इज गोइंग टू प्ले अ बिग रोल। पेशेंट विल फील empowered, right, like this. So now we will stop it here. Thank you very much. Thank you, sir.